हेलो फ्रेंड्स, मैं नौशाद और आप देख रहे हैं माय पर्सनल एक्सपीरियंस पोलैंड। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीडियो में आप लोग को मैं आज वो चीज़ बताने वाला हूँ कि वीज़ा रिजेक्शन का जो रेशो है वो क्यों है, वीज़ा रिजेक्शन क्यों हो रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है वीज़ा रिजेक्शन ना होने के और क्या इफ़ेक्ट है वीज़ा रिजेक्शन होने का, गलती कहाँ पे हो रही है लोगों से, क्या गलतियाँ कर रहे हैं लोग, उसके बारे में आज आपको बताता हूँ। ये जो आपके स्क्रीन पे जो आपके स्क्रीन पे जो डॉक्यूमेंट दिख रहा है ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ब्रदर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में गलती होना और रिफ्यूज़ल होना। लोग बहुत गलतियां कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा डिपेंड है लोग अपने एजेंट पे या जिनसे उन्होंने फाइलिंग कराई है, वो देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि मेरा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में क्या गलती है, क्या भर के दिया है। बहुत से लोगों ने मेरे पास कॉलें आ रही हैं, उन्होंने दुबई में कोई बैठे हैं, कोई कहीं हैं, उनसे फाइलिंग कराई है, 5,000 7,000 8,000 रुपये दे के अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कवर लेटर ये सब करके ले लिया उन्होंने और सबमिट कर दिया, रिफ्यूज़ल आ गया क्योंकि वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म परफेक्ट है ही नहीं, फिलअप किया हुआ। जो भी उनका वर्क परमिट है, वर्क परमिट के हिसाब से फिलअप नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग जा रही है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से नहीं भरा हुआ है, वो फॉर्म जो भरा है वो एडिट करके भर दिया है, कंप्यूटर पे सामने स्क्रीन पे सारे ऑप्शन एडिट कर दिए हैं, एडिट करके भर के प्रिंट आउट निकाल के दे दिया। तो फ्रेंड्स, क्या होगा, रिफ्यूज़ल नहीं आएगा। अब लोग पूछते हैं कि वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, पोलैंड वीज़ा नहीं दे रहा है, या वीज़ा रेशो बहुत कम है, चाहे कितना भी अच्छा। आप लोग को पता है कि हमारी फ़ाइलिंग बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइलिंग लगाई हमने, लेकिन उसमें कमियां हैं। आज मेरी बात हुई एक बंदे से, उनका 4 नंबर और 6 नंबर रिफ्यूज़ल आया, इंश्योरेंस फेक था और 6 नंबर और 4 नंबर ही आएगा। इंश्योरेंस फेक तो फॉल्स डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब आपका इंश्योरेंस फेक था तो भाई आप लोग क्यों नहीं पहले चेक कर रहे हैं, आप लोग क्यों किसी के ऊपर डिपेंड है। कोई भी काम हो, हमारा काम है, अगर हम किसी का कोई बंदे का काम कर रहे हैं तो हम उसको पूरा प्रॉपर बताते हैं, भाई ये डेट है, ये टाइम है, ये है, ये है। आप लोग भी बंदों से सब कुछ पूछिए। तो फ्रेंड्स, चलिए टाइम ख़राब करके ना आपका सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इफ़ेक्ट है, क्या वीज़ा आता है, किस बात से वीज़ा नहीं आता है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो वीडियो पर नए हैं वो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि उनको आगे आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले मिल सके। और अपने फ्रेंड्स लोग को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिनका सबमिशन होने वाला है, जिनका वर्क परमिट अभी नहीं आया है या जिनका वर्क परमिट आने वाला भी है उनको भी, और सबसे इम्पॉर्टेंट जिनका सबमिशन होने वाला है उनको ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि वो अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म मेरी वीडियो के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ मैं आपको, आपकी कंपनी, जो कि आप लोग को पता ही नहीं होता है कि आपकी कंपनी कैसी है। आपको ये पता है कि मेरा वर्क परमिट आ गया है, मेरे एजेंट ने या मेरे किसी कलीग ने या किसी ने भी मेरा वर्क परमिट भेज दिया है और अब हम पोलैंड पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आपका वर्क परमिट जिसने भी भेजा है, आप उनसे बोलो कि भाई वर्क परमिट स्ट्रॉन्ग कंपनी का होना चाहिए, कंपनी का अकोमोडेशन परफेक्ट होना चाहिए, वो कैंसिल ना हो, जहाँ पे सारे लेबर रह रहे हैं वो एकोमोडेशन होना चाहिए। अगर आप अपना वर्क परमिट का एकोमोडेशन को गूगल पे चेक करते हैं तो ऐसा ना हो कि वहाँ पे कोई घर हो, छोटा सा घर है, वो लिखा हुआ एकोमोडेशन है। तो फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपका वीज़ा लगने के लिए। अगर आपका एकोमोडेशन ठीक नहीं है या आपका एकोमोडेशन पहले कहीं और था, चेंज कर दिया कंपनी ने, वीज़ा नहीं लगेगा। क्योंकि ऐसा भी होता है वर्क परमिट आते आते वो एकोमोडेशन चेंज कर देते हैं, या कोई उनका कुछ ऐसा एकोमोडेशन में बंदे ज़्यादा हैं तो वो किसी और को दूसरा एकोमोडेशन प्रोवाइड कर देते हैं। वो वीज़ा लगने के टाइम पे जब ऑफिसर चेक करते हैं तो वीज़ा ग्रांट नहीं होता है, रिफ्यूज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है आपकी कंपनी और आपका एकोमोडेशन, जो कि आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िलअप करना होता है। वहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कंपनी का पूरा नाम होना चाहिए, ईमेल होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और एकोमोडेशन का परफेक्ट एड्रेस होना चाहिए जो कि आपके एम्प्लॉय ने आपके वर्क परमिट पे डाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर, ठीक है। अब आपका इम्पोर्टेंट एक चीज़ और आता है कि आपकी फ़ोटोज़ की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, साइज़ 35, 45, 80% जूम, कोई एडिट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो वीएफएस में आपको फ़ोटो खींच के मिल जाएगी, उसकी कोई इशू नहीं। फिर भी मैंने आपको एक पॉइंट के हिसाब से बता दिया, ठीक है। अब थर्ड आता है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट में ब्रदर सब लोग क्या कर रहे हैं, बहुत से मैंने इंपॉर्टेंट अभी देखे हैं लोगों का कि पासपोर्ट में वैलिड है फॉर एग्ज़ाम्पल 10 महीने की, ठीक है।
वर्क परमिट आपका आया हुआ है 1 साल का, आपको मालूम नहीं है, आप लोगों को आपने सबमिशन कर दिया, वीज़ा नहीं लगेगा ब्रदर, क्योंकि वीज़ा लगता है 1 साल का। अगर आपका 2.5 साल का, 2 साल का, 1.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट आया है तो आपका पासपोर्ट कम से कम आपके वीज़ा वैलिड से 3 महीने और एक्स्ट्रा होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वर्क परमिट 1 साल का है, आपका पासपोर्ट 1 साल का हो गया, अब उसमें 3 महीने और एक्स्ट्रा होने चाहिए कि जिससे आपको आने जाने में या वहाँ पर रिन्यूअल में कोई दिक्कत ना आए। अगर एम्बेसी में आपका पासपोर्ट 10 महीना या 11 महीने का है तो वो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। आपको इस पे पॉइंट पे आप ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। जिनका ऐसा कुछ है वो अपने पासपोर्ट को रिन्यूअल करवा के फ्रेश पासपोर्ट अपील करें वर्क परमिट के साथ एम्बेसी में। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका पासपोर्ट का। अब आपका एक पॉइंट और बताता हूँ मैं। आपका पासपोर्ट हो गया, इम्पॉर्टेंट होता है आपका एक रिफ्यूज़ल होने के चांस क्या है। कंपनी, आप देखिए, अगर मैं पोलैंड में हूँ, कंपनी के बारे में एक पॉइंट और बताता हूँ आपको कि अगर मैं पोलैंड में हूँ और मैंने अगर अपनी कोई कंपनी रजिस्टर्ड कर ली है तो मैं अपना वर्क परमिट 10, 20, 25, 50 वर्क परमिट इशू करा सकता हूँ। इसको आप लोग चेक करिए कि कंपनी का कितना बड़ा टर्नओवर है, कितना काम है, कैसा काम है, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट है कि उनके पास फॉर्म रजिस्टर्ड है, उनके पास लाइसेंस है इंटरनेशनल गवर्नमेंट के बंदे रखने का, और उनको नीड है कि नहीं है। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि उनको वर्कर्स की नीड है भी कि नहीं है। अगर आप उनके वर्कर्स की नीड है तो वीज़ा आपका लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मतलब तो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब आपका अगर किसी भी कंट्री में जैसे कि आपने पहले किसी की भी कंट्री में विज़िट किया है या आपका वीज़ा लगा हुआ है तो उसकी कॉपी बहुत से लोग सोचते हैं कि नहीं लगाना है, कोई इशू नहीं, पुराने पासपोर्ट पे अब तो हम नया लगा रहे हैं, तो वो भी आपको लगाना पड़ेगा। उनको सब पता चल जाता है, ठीक है। वो आपको सारे पेजेस की जो जिस पे वीज़ा लगा हुआ है, अगर वो शेनेगन है वो या किसी भी कंट्री का है वो आपको वो भी लगाना है, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका। अगर आपका पहले के भी रिफ्यूज़ल भी हुआ है ना, किसी भी कंट्री का, शेनेगन का अगर ख़ासकर हुआ है, चाहे वो 3 साल पुराना हुआ हो, 2 साल पुराना हुआ हो, तो आप कोशिश करें उसको भी रिफ्यूज़ल लेटर को अपना साथ में लगाएं कि ये मेरा रिफ्यूज़ल लेटर हुआ है। उससे आपका काउंसलर या एम्बेसी ऑफिसर को आपका माइंडसेट पता चलता है कि बंदा जेन्युइन है, हर चीज़ को प्रूफ कर रहा है और कोई चीज़ छुपा नहीं रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर कि अगर आपका रिफ्यूज़ल हुआ है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भाई रिफ्यूज़ल हुआ है, लोगों ने तो पासपोर्ट ही चेंज कर दिया कि भाई रिफ्यूज़ल हो गया, मेरा पासपोर्ट चेंज करो, हटाओ, इस पर रिफ्यूज़ल का स्टैम्प लग गया। तो भाई कोई इशू नहीं है। हमारा अपना ब्रदर, अपना मेरा बेस्ट फ्रेंड, रिफ्यूज़ल के बाद हम लोगों ने नया सबमिशन करके उनको सब कुछ करके वो आज अच्छी कंट्री में वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग को अगर कोई भी बोले कि पासपोर्ट न्यू कर लो, पासपोर्ट चेंज कर लो, ऐसा ना करें भाई, ये सब चीज़ें सही नहीं होती हैं, ठीक है। अब होता है आपका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट इन्विटेशन। जो आपका एम्प्लॉय इन्विटेशन लेटर आपको भेजता है उसको आप अच्छे से देखें। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में ये जो आपके सामने स्टैम्प है, इसमें सबसे नीचे देखिए 2 साइड, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड, 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं कि एक तो आप हैं कि आप क्या क्या आपको करना है, एक आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी क्या दे रही है आपको, एकोमोडेशन है कि नहीं है, आप दे रहे हैं कि कंपनी दे रही है, आपका ट्रैवल क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट आपको करना है कि आपकी कंपनी दे रही है, टिकट आपको करना है या आपकी कंपनी दे रही है। ये सारे ऑप्शन इसमें दिए हैं, इसको परफेक्टली भरना होता है। इसमें अगर कोई भी आपने मिस्टेक कर ली, वीज़ा आपका नहीं आएगा, क्योंकि आपके वर्क परमिट के अकॉर्डिंग जब आपको एम्बेसी ऑफिसर देखेंगे तो वो आपको क्या क्या मिल रहा है। अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको ट्रांसपोर्ट आपकी कंपनी नहीं दे रही है, आपने उसमें डाल दिया कि ट्रांसपोर्ट कंपनी दे रही है, मिसमैच हो गया, यानी कि आपको अपने बारे में मालूम ही नहीं है। आपका एकोमोडेशन आपका है, अब आपको ये पता है कि मेरा एकोमोडेशन मुझे कंपनी दे रही है, पता चला कि आपके वर्क परमिट पे एकोमोडेशन आपका है, तो भाई वीज़ा नहीं आएगा। ये भी मिसमैच हो गया, क्योंकि मेरे कुछ बंदों का मैंने चीज़ चेक करी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसमें उनके लॉयर ने भर के दिया तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ था एकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, और उनके वर्क परमिट पे भी ऐसा ही था। लेकिन वर्क परमिट पे ये था कि एकोमोडेशन है, बट लॉयर ने बताया कि एकोमोडेशन नहीं है, वो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे हुए थे। तो अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मैंने आपको ये चीज़ बताना इसलिए बेहतर समझा कि आपके वर्क परमिट पे अगर ये लिखा हुआ है कि अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, तो उसको आपको पता करना पड़ेगा कि वो एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है, बट उसका चार्ज तो नहीं देना है आपको। हो सकता है वो एकोमोडेशन प्रोवाइडेड है बट आपकी सैलरी से उसका
कुछ मंथली का 100, 200, 250 जुलेटी, 300 जुलेटी कटेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर, ये 100% मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इस पर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है अपने आँखों से। जिन बंदों का वर्क परमिट आया उनके लॉयर ने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म स्पेशली भर के दिया, क्योंकि उनके वर्क परमिट पे लिखा हुआ है कि एकोमोडेशन प्रोवाइडेड, बट उनका एकोमोडेशन का सैलरी से पेमेंट कटेगा 250 यूरो पर मंथ। तो अब आपको अगर ये चीज़ पता नहीं है, या आपके ऑफिस में आपके एजेंट को आपको ये चीज़ नहीं पता है, उन्होंने गलत फॉर्म भरेंगे तो भाई वीज़ा नहीं आएगा। आप लोग अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे बहुत ध्यान रखें। तो ये हो गया आपका एम्प्लॉय का इनविटेशन लेटर। अब आ जाते हैं आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में एक जगह पे करंट ऑक्यूपेशन का भी ऑप्शन है। बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें लिखते हैं नो ऑक्यूपेशन। आप कोई काम ही नहीं करते, नो ऑक्यूपेशन। बहुत से लोगों ने लिख दिया ब्लू कलर जॉब, किसी ने लिख दिया वाइट कलर जॉब। तो भाई ये इंपॉर्टेंट है, गलत है ये। आप जो काम पे जा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लगाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का पूरी डिटेल डालनी है, उसका मेल होना चाहिए, फैक्स नंबर अगर है तो वो होना चाहिए, ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर कंपनी का, और प्रॉपर एड्रेस होना चाहिए उस पर। सारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में आपको फिलअप करना है। वही एक्सपीरियंस लेटर आपको अपने साथ में लगाना है। उसी कंपनी का आपको लगाना है एनओसी लेटर। तो उससे क्या होगा इम्पॉर्टेंट कि आपकी एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन पता चलेगा एम्बेसी ऑफिसर को कि बंदे ने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में अपना ऑक्यूपेशन लिखा है, उसी का एक्सपीरियंस लगाया है, उसी कंपनी का एनओसी लगाया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रदर ये तीनों चीज़ें मैच करना। अब कितना इंपॉर्टेंट हो गया आप खुद समझ सकते हैं कि जिस कंपनी का एक्सपीरियंस लेटर आपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में भरा है, उसी का आपने एक्सपीरियंस लेटर सबमिट भी किया है, और उसी कंपनी का एनओसी लेटर भी सबमिट किया है। पूरा तीनों चीज़ें मैच है, परफेक्टली आपका ये ऑप्शन फिलअप हो गया। तो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का ये है, और एनओसी का भी मैंने आपको बता दिया। अब इम्पॉर्टेंट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म पे दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें और हैं, अराइवल डेट एंड डिपार्चर डेट, जिसमें लिखा हुआ है कि आप पोलैंड कब जा रहे हैं और कब वापस आ रहे हैं। अब ये आपको अपना पूरा वर्क परमिट पढ़ना पड़ेगा कि आपको किस अकॉर्डिंग जाना है, कौन से अकॉर्डिंग आना है, आपका सबमिशन कैसे है, कहाँ पे है, कितने दिन में आपको फ़्लाइट टिकट लेना है, कितने दिन में आपको वापसी का लेना है, कि आपका वर्क परमिट कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 6 महीने का है, 9 महीने का है, कि सीजनल है, कि वर्क परमिट आपका 1 साल का है। प्रॉपर आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, तभी आप सही भर सकते हैं, वरना तो रॉन्ग ही रहेगा। जब तक आप अपने वीज़ा वर्क परमिट की पूरी इंक्वायरी, पूरी पढ़ाई अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म सही नहीं भरा जा सकता। आपका अगर कोई भी कलीग हो या एजेंट हो, कुछ भी हो, आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरी नॉलेज लें सबमिशन करने से पहले। ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। वीज़ा आपको चाहिए, आपके एजेंट को नहीं। वीज़ा आपको चाहिए है, आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन की स्टडी खुद करनी पड़ेगी। और अब आ जाता है आपका मेडिकल ट्रैवल इंश्योरेंस। अभी मैंने आपको शुरू में ही बताया, एक भाई का इंश्योरेंस, शायद मैंने बताया, मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो एक भाई का मेरी बात हुई, उनका इंश्योरेंस फेक था और उनको दे दिया गया। बस खुश हैं भाई, हमें डॉक्यूमेंट्स मिल गए, हमारे एजेंट ने दे दिया या किसी ने दे दिया, या जिससे हमने कराया उन्होंने दे दिया, लेके सबमिट कर दिया। 4 नंबर 6 नंबर रिफ्यूज़ल आ गया। अब 4 नंबर क्यों आया? क्योंकि इंश्योरेंस फेक था। 6 नंबर क्यों आया? क्योंकि फॉल्स डॉक्यूमेंट्स, फॉल्स इन्फॉर्मेशन। 4 नंबर और 6 नंबर को रिफ्यूज़ल आ गया। तो भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपको सब कुछ अपने बारे में पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है। अब लास्ट हम एक चीज़ आपको और बताते हैं कि आपका टिकट बहुत से लोग सिंगल देते हैं, बहुत से लोग डबल देते हैं। देखिए टिकट इम्पॉर्टेंट है बहुत, उससे आपका समझ में आता है वीज़ा ऑफिसर्स को कि ये जाके वहाँ रुकेंगे या वापस आएंगे। उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आपको टिकट देना होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और अब बताता हूँ मैं आपको बैंक स्टेटमेंट, जो कि बैंक स्टेटमेंट की मेरी और भी वीडियो पिछली पड़ी हुई हैं, कैसे मेंटेन करना है, कैसे होना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। अभी भी मेरी काफ़ी लोगों से बात हो रही है, तो वो यही बोल रहे हैं कि भाई हमारी सैलरी 3800 आई है, कोई बोल रहा है मेरी सैलरी 4000 आई है, कोई बोल रहा है 4200 आई है। अच्छी बात है, आपकी सैलरी अच्छी है, पर ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी अच्छी है तो आप बैंक स्टेटमेंट नहीं दिखाएंगे। अब किसी ने बोला कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी वीज़ा आया है। भाई जिसका आ गया उनका आ गया, बट आप अपने को ये ना सोचे ना कि मेरा आपका भी विदाउट बैंक स्टेटमेंट आ जाएगा, क्योंकि भाई हमारी फ़ाइलें लग रही हैं,
हमारे मनदीप भाई, रवि भाई की दोनों का वीज़ा आ गया माशाल्लाह। आज 21 तारीख की उनकी फ़्लाइट है, तो हमने उनका भी वर्क परमिट के हिसाब से स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ लगाया। उनकी भी सैलरी 3648 थी। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो फिर आपके लिए लाएंगे। मैं आपका दोस्त नौशाद। अल्लाह हाफिज़।